हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में आपने देखा था सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। और उसमें आपने स्प्लिटिंग डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, देखो आपने तीन थ्योरीज के बारे में देखा है जनरली। अभी तक जो आपने देखा है वो तीन थ्योरीज के बारे में देखा है। सबसे पहले थी वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की क्या क्या आपने सबसे पहले देखो, कोई भी अगर थ्योरी पढ़नी है तो सबसे पहले उसको देखना होता है कि क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। बी, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर लगने वाले हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। एंड डी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये होता है। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको वीबीटी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, इसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा है पोस्टुलेट्स के बारे में। देखो इसके अंदर जो पोस्टुलेट पढ़ी है जनरली किस बेस के बारे में थी, इसके बारे में जो आपने पोस्टुलेट पढ़ी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें बॉन्डिंग के बारे में, ये सब बॉन्डिंग थ्योरीज ही है। ये जो चीजें तीनों है ये बॉन्डिंग थ्योरीज है। और बॉन्डिंग थ्योरीज के अंदर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको पोस्टुलेट्स हैं कुछ, और उसके पोस्टुलेट्स के बाद में कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं और वो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्यों उसके बेस पे थे। यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग कुछ बातें देखनी होती थी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत पहले दिए हुए हैं, पहले अगर मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में चीजें गिवन है तो उसके रिगार्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों के बारे में देखना था। उसके बाद में आपने देखा एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, इसके बारे में पता करा। एंड लास्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बॉन्डिंग थ्योरीज को आपने सबसे पहले वर्नर थ्योरी को कवर किया है, उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर किया है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आया है जब चीजें यहां तक नहीं बनी, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में वो नहीं बता पाया, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसके बारे में नहीं बता पाए, तो वहां से आगे चीजें बढ़ी और चीजें आगे बढ़ते हुए गई और उसने बोला कि अब आप एक तीसरी थ्योरी लेके आओ। उस तीसरी थ्योरी का नाम बोला गया है, उस तीसरी थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सीएफटी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसके अंदर क्या क्या मिला, पहली चीज पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स क्या क्या थे इसके अंदर, ओके। और कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे, वे कॉन्सेप्ट कैसे थे, देखो जैसे हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है इनके अंदर। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, ठीक है। सी, और कौन कौन से पार्ट है इसके, देखो यहां पर आपने स्प्लिटिंग डायग्राम्स के बारे में पढ़ा है, स्प्लिटिंग डायग्राम्स के बारे में आपने देखा, ओके। डी, अगर आपने स्प्लिटिंग डायग्राम्स के बारे में देखा तो वहां से स्प्लिटिंग एनर्जी भी देखी, है ना। तो स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में देखा, उसके फैक्टर्स देखे, स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इट्स फैक्टर्स, कौन कौन से इसके ऊपर फैक्टर्स रिलेट करते हैं ये, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपने लास्ट में जो देखा है वो देखा है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर मैं कहूं सीएफएससी। इसके केस में, टेट्राहेड्रल केस में कैसे आएगी, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, कैसे चीजें चलती हैं, उसके बारे में देखा। तो लिखिए आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहां तक आपने सब चीजें देख ली है, ओके। अब इसके बाद में जो चीजें बनती हैं वो इसके अंदर एप्लीकेशंस आपने सब चीजें देख ली हैं, ठीक है। ये वाली चीजें देख ली हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट के अंदर ही आएंगे, ये सब जनरली कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। अब आपको देखना है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी, ठीक है। और लास्ट में देखना है
कौन कौन सी इसकी कमियां थी, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें कवर करनी है। अभी हम एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। यहां तक आपने सीएफएससी ये सब डायग्राम वगैरह सब चीजें कवर कर लिया ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी बताया। ओके, स्क्वायर प्लेनर का जो है वो आपको जैसे समझाया गया है, इस लेक्चर को दोबारा से देखो, वहां पर एक दोबारा समझ आएगा। देखो उसका डायग्राम कैसे बनता है, इस चीज के बारे में आपको देखना है। वहां पर जो x z वाले हैं, z वाले नीचे जाएंगे, स्टेबलाइज होंगे, और जो x वाले होंगे, x y वाले होंगे, वो ऊपर जाएंगे। एक्चुअली ये इसलिए बताना पड़ रहा है, कुछ बच्चों का डाउट था, तो वो क्या करो, एक बार दोबारा से उस लेक्चर को देखो। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी के बारे में देखेंगे और लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी के बारे में देखेंगे। ये सब चीजें आपने कवर कर दी। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट करो। और देखो ये जो सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, देख दिया। ओके, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या क्या फायदे हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां कहां ये चीजें लगती है। ठीक है, इसके बारे में आइए चले देखते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो लिखिए आप, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है। कैसे, देखो आपको एक चीज पता है, स्टेबिलिटी से आपको कुछ दिमाग में आया होगा। जब मैंने आपको डायग्राम सिखाए थे, तो डायग्राम सिखाते हुए मैंने जो डी और वाइटल्स हैं उनको एक्साइटेड लेवल पे लेके जाना था, और उसके बाद में उनको स्प्लिट करा था। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। देखो अगर ऑक्टाहेड्रल का केस होगा, तो वो कुछ इस तरह से, नीचे T2G ऊपर Eg, ऐसे स्प्लिट होगा, है ना। ये किसका केस है, ऑक्टाहेड्रल का केस है। और अगर टेट्राहेड्रल का केस होगा, तो टेट्राहेड्रल का केस कैसे है, 1 2 3 4 5 ऐसे और ऐसे, ये इस तरह से स्प्लिट होगा। तो जो ऊपर आएगा इसमें Eg वाला था, इसमें गया था वो T2G वाला था, इसमें जाएगा वो T2 वाला होगा, इसमें जाएगा वो E वाला होगा। इतनी कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहां से देखो, इधर इसको मैंने आपको नाम दिया था, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। कोई डाउट, इसको बोलते हैं हम बेरी सेंटर। क्लियर, कोई डाउट है इससे, नहीं। ओके, जितनी चीजें यहां पर लेंगे वो कितने लेंगे, ये वाली इधर, है ना, प्लस 0.6 डेल ओ। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या आएगा, इधर ये वाला ऊपर आएगा, प्लस 0.4 डेल ओ। ये क्या होगा, माइनस 0.6 डेल ओ। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। 0.4 डेल ओ इस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पर डेल टी लिखिए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऐसे ही तो हमने स्प्लिटिंग कराई थी, और स्प्लिटिंग कराते हुए मैंने आपको बताया था कि जो CFSE होती है उसका फॉर्मूला होता है, और टेट्राहेड्रल के लिए अलग होता है। इसी तरह से आप CFSE निकाल सकते हैं, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग निकालोगे और टेट्राहेड्रल के लिए अलग निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उस तरह से। ठीक है, तो अगर CFSE किसी एक कंपाउंड की ज्यादा है दूसरे से, तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस चीज के बारे में बताएगी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से निकालते हैं। देखिए इधर देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में लिख दिए, which compound has higher amount of CFSE,
higher amount of CFSE, crystal field stabilization energy, the complex will be more stable. The complex will be more stable. ठीक है, अगर सोचो आपके पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ में इस लिगेंड ने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ऐसे ही कोई और भी है और उसके साथ में एक कोई कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ये क्लियर। और सोचो इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, इसके ऊपर भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां से आपने CFSE कैलकुलेट करी, CFSE कैलकुलेट करी, इसकी AI इसकी BI। अगर इन दोनों में CFSE का रिलेशन ये है, इसकी CFSE ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब ये है द कंपाउंड A, द कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स कौन से वाला Al6, ठीक है, डाइपॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। देखो आपके सामने क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको इस तरह के, जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं ऐसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। उन क्वेश्चंस में करना क्या है, आपको हर एक की स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, CFSE निकालनी है और जिसकी CFSE ज्यादा होगी उसी के बेस पे आप बोल सकोगे ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इतना जल्दी से आप नोट करो, उसको नोट कीजिए। क्लियर, समझ आया? क्लियर, समझ आया? ओके, चलिए नोट करो। यहां पर जो विच कंपाउंड लिखा है इसको आप दैट कंपाउंड भी लिख सकते हो, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है यहां पर, ऐसा मत समझ जाना ये क्वेश्चन है कोई। ओके, समझ आ गया? ओके, चलिए, क्या इसके अलावा और भी कोई एप्लीकेशंस है CFSE की जो आपने अब तक देखी, जो आपने अब तक देख ली हो? ठीक है, ऐसे वाली आप बताओ। दूसरी चीज देखिए आप, जो CFSE है उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। कौन सी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी थी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ऑफ द कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आपने देखी? देखो, आपने जब VBT के बारे में देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये कहती थी कि आपको पहले मैग्नेटिक मोमेंटा के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नोन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पता है तो वहां से आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर ऑर्बिटल को ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये बात केवल VBT कहती थी, ठीक है, VBT इसके बारे में बोलते थे। लेकिन CFT ने क्या करा? CFT ने बता दिया, CFT ने बता दिया कि अगर आपके पास में ऐसे कोई भी डी ऑर्बिटल, देखो इधर देखो, ठीक है, और ये इसके बाद में होगा क्या, यहां पर ये स्प्लिट हो जाएगा, एक ऐसे, और ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बता रहा हूं। क्लियर? अगर ये मानो D7 सिस्टम है, ये और ये, क्लियर, और ये कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपको रखना होता है एक फॉर्मूला के अंदर। देखो यहां तक आपको समझ आया? इसके बाद में अगर इसको आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल आए तो वहां से सबसे पहले आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो आपने क्वेश्चन कर करके भी देखी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू क्या है वो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। और उसको कैलकुलेट करने के बाद में आप फॉर्मूला बनाएंगे म्यू इज इक्वल टू n+2 और इसका अंडर रूट, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर आप n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखोगे तो वहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो।
अगर 1 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1.7 की अप्रोक्स आती थी। अगर 2 आता है तो आता 2.8 की अप्रोक्स आती है। 3 आता है मैग्नेटिक मोमेंट तो 3.9 की अप्रोक्स आता है। 4 आता है तो 4.9 की अप्रोक्स आता है। ऐसे ही 5, 5.9 और इतनी ही जनरली आपको जरूरत पड़ती है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर निकाल लेते हो। ये सब जो वैल्यूज हैं, ये सब जो वैल्यूज हैं, ये बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर ही हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई। अच्छा, इसके बेस पे आप क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ये तो है, अगर 0 है या फिर कोई वैल्यू या फिर कोई वैल्यू, क्लियर। अगर कोई वैल्यू है तो आप बोल देते थे कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है ये, ओके। और अगर इनकी वैल्यू 0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर, तो उसको बोल देंगे हम कि ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीएफएससी है, सॉरी सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, वो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता रही है। इधर देखो, ये यहाँ पर क्या बताने लग रही है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, उसी के साथ साथ ये उसकी नेचर के बारे में बता रही है। मैग्नेटिक नेचर कैसे, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। समझ आया आपको, दोनों चीजें समझ आई। तो इसमें आप देख लीजिए, CFT explains about the magnetic properties of the complexes as magnetic moment and its nature of like पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, नोट कीजिए। आपसे अगर कोई पूछे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कोई है और इस कॉम्प्लेक्स को बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, तो आप उसको कर सको। ठीक है, नोट कीजिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आपने क्वेश्चंस भी कर करके देखे हैं इसके। ठीक है, मैंने इसके क्वेश्चंस भी कराए, और देखो और भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो सब चीजें आपको ध्यान से देखनी है। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस जनरली इसमें आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नोट करो लास्ट। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, देखो यहां पर अगर डिस्टॉर्शन आ जाता है किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, डिस्टॉर्शन इन एनी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, तो उसको भी एक्सप्लेन करती है सीएफटी, उसको भी एक्सप्लेन करती है सीएफटी। देखो अगर आप देखोगे, देखो इधर देखो, इधर देखो, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया Al6 ऐसे करके, ठीक है, A मतलब है सेंट्रल मेटल है, और L जो है वो क्या है, यहाँ पर वो हमेशा लिगेंड्स है, और इसके इधर ये है, इसका मतलब ये इधर है, और ये एक ही प्लेन में है ऐसे, और ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, इनको हमने नाम दिया है, ज्योमेट्री क्या है, आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में आपने रीड करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये होता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले, ये जो देखो इसके अंदर भी दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। देखो ये वाले बॉन्ड जो हैं इनको हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल, ये वाले जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ये चारों। ठीक है, और इसके बाद में अगर ये वाले बॉन्ड आते हैं, इनको ये वाले जो बॉन्ड है ये, ठीक है, जो मैं बोल्ड लाइन से शो कर रहे हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम एक्सियल। क्लियर है क्या, इन बॉन्ड्स को बोला जाता है एक्सियल। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले, ये ऊपर वाले जो बॉन्ड्स हैं, कभी कभी ये इलॉन्गेटेड हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े हो जाते हैं, लंबाई इनकी ज्यादा हो जाती है। तो ये कैसे दिखेंगे, अगर आप इनको देखोगे तो या तो ये अगर ए के साथ में देखो, इधर एल एल ऐसे ऐसे होगा, ओके, और इसके बाद में ये ऐसे हो जाते हैं, इलॉन्गेटेड हो जाते हैं।
तो अगर आप इन पे कोई रिएक्शन कराओगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इनको रिएक्शन कराओगे तो ये जो बॉन्ड है ये जल्दी टूटेंगे क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगी तो जल्दी से टूट सकता है या नहीं, ठीक है। और दूसरा केस होता है क्या क्या होता है दूसरा केस, देखो इधर देखो, ये बॉन्ड जो है छोटे रहेंगे लेकिन ये वाले बॉन्ड अब बड़े हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड इसके रेस्पेक्ट में बड़े हो जाएंगे, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड बड़े हो जाएंगे ऐसे। अगर ऐसा आने लगेगा, ठीक है, अगर ऐसा आने लगेगा तो इसमें ये जो बॉन्ड है एक्सियल वाले शॉर्ट हो जाएंगे और जो इक्वेटोरियल वाले होंगे ये वाले जो बॉन्ड है वो लॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे, ज्यादा बड़े बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिस्टॉर्शन आता है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री की वो लिगेंड कहां से आ रहा है, इसके बेस पे, सिमेट्री के बेस पे सीएफटी डिस्टॉर्शंस को भी कवर कर देती है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, आप इस चीज को लिख दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री all the complexes in octahedral perfect octahedral ब्रैकेट में प्रॉपर लिख दीजिए, all the bond lengths should be same, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए उनकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। लेकिन in some complexes it is observed that the axial bonds or equivalent bonds are elongated in nature, बड़े हो जाते हैं, and the perfect octahedral is distorted, ठीक है, distorted मतलब सेम परफेक्ट ऐसा ही नहीं रहता, अलग अलग चेंज हो जाता है। This distortion of the octahedral geometry, this distortion of octahedral geometry can be explained with the help of crystal field theory, ठीक है, समझ आया? ओके, जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस एप्लीकेशंस के बारे में था, ये सब चीजें आपने सीख ली, क्लियर हो गई? ओके, नोट करके रखना अच्छे से, प्रॉपर नोट्स, देखो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपको लास्ट में नोट्स ही कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि अगर 10 मिनट बची है या फिर 2 दिन है 3 दिन है आप जो सारे लेक्चर देखने शुरू करो, सारे बच्चे जितने भी हैं वो परफेक्ट अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद में देखो, अभी आपका जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट किस बेस पे हुआ था? वो टेस्ट हुआ था आपका वर्नर थ्योरी से पहले का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वर्नर थ्योरी के पहले की जो चीजें थी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और छोटी मोटी और भी चीजें, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसको कैसे निकालें, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है उसको कैसे निकालेंगे, इन सब छोटी मोटी चीजों के बारे में आपने डिस्कशन किया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे जो आपने देखे हैं लास्ट के टेस्ट के अंदर, ठीक है। अभी जो आपके सामने आगे चीजें आने वाली है, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे, दोनों का ध्यान रखना। देखो अभी जो आपका टेस्ट हुआ वर्नर थ्योरी से पहले हुआ है, बॉन्डिंग थ्योरी, इसको जो हम कोऑर्डिनेशन को पढ़ रहे हैं, पहला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है पूरा, जिसमें हमने बॉन्ड थ्योरी से पहले की बातें पढ़ी सारी की सारी, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, इसके बारे में हमने कवर कर लिया, ये आपका टेस्ट हो गया है, ठीक है। ओके, दूसरा जो टेस्ट आपके सामने होगा वो बॉन्डिंग थ्योरीज के बेस पे होगा। बॉन्डिंग थ्योरीज में आपने पहले तो वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा, आज मैंने सबसे पहले आते ही ये बताया आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, तीसरा देखिए सीएफटी के बारे में, ऐसे पढ़ा है आपने। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो इन दोनों के बेस पे होगा, कुछ क्वेश्चन इसके होंगे, कुछ क्वेश्चन इसके भी होंगे, इसके अंदर इसके क्वेश्चन थोड़े मोटे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जनरली जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो इससे रिगार्डिंग ही होंगे। जो आपके पेपर जाएंगे उसमें वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस, कंडक्टिविटी रिगार्डिंग, कंडक्टिविटी से रिगार्डिंग, ठीक है, समझते रहना, जो जो मैं बोल रहा हूं तो अच्छे से प्रिपेयर करना, इसकी जो पोस्टुलेट्स है उसके रिगार्डिंग,
ठीक है, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। एप्लीकेशंस कहां पे थी आपको पता है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीजें, कोई अगर कंडक्टेंस के बारे में बात करने लगे तब कैसे निकालोगे, ये सब चीजें आपको यहाँ पर कवर कर लेनी है पूरी। इधर देखो वीवीडी के अंदर आपको सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स को देखनी है, पोस्टुलेट्स में क्या क्या होता है वो तो देखना ही है, कैसे बनता है। हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन पूछ लो, हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, ठीक है। इसी के बेस पे आपको पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो उसके बारे में बात करी जाए, ये सब चीजें आपको समझनी है यहाँ पर हेवीबिलिटी के रिगार्डिंग, क्लियर। अगर आप जो है पैरामैग्नेटिक करोगे, डायमैग्नेटिक आएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी पूछे तो वो सब चीजें आपको कवर कर लेनी है। यहां तक का आपका जो सेकंड पोर्शन का टेस्ट होगा, ठीक है। नोट करो उसको अगर आपको नोट करना चाहते हो तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो क्लियर। देखिए अब आगे देखो, आपके सामने जो सीएफटी थी, अब कभी ना कभी तो ये फेल होनी है ना, जो कभी ना कभी तो ये फेल होगी। तो लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी के बारे में समझिए पहले, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, ये चैप्टर बहुत बड़ा है एक्चुअली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और आपको कुछ पता भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 90% ये सिलेबस हो भी गया है इसका, ठीक है। तो आप पेशेंस बना के रखो और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने तय है, ये भी जरूरी है। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सीएफटी वाली वो बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना, सीखते रहना, क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। अगर आप लिमिटेशंस के बारे में देखो तो सीएफटी की सबसे बड़ी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो ये थी कि इसने जो है जब भी कॉम्प्लेक्सेस को बनाया, देखो जब भी इसने अगर डी ऑर्बिटल के अंदर अगर इसने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या करा, इधर देखो इसने क्या करा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसने बताया कि जो फेज से लिगेंड आए, फेज के सेंटर से यहां से जो है लिगेंड अप्रोच करेंगे, इधर से लिगेंड अप्रोच करेंगे, इधर से लिगेंड अप्रोच करेंगे, इधर से लिगेंड अप्रोच करोगे, और ऐसे ही यहां पर सामने से लिगेंड आएंगे, सामने से लिगेंड आएंगे, और ऐसे ही यहां पीछे से लिगेंड आएंगे, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर ऐसा आएगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बारे में तो बात करी इसने। ऐसे जब इसने टेट्राहेड्रल के बारे में बात करी, इसने बोला यहां पर यहां पर यहां पर, मतलब ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 मतलब टेट्राहेड्रल के केस में अल्टरनेटिव कॉर्नर से लिगेंड आएंगे, और वहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं बस वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इसने बोला। लेकिन इसने तो केवल डी ऑर्बिटल्स के बारे में ही बात करी, इसने तो कहीं एस और पी ऑर्बिटल्स भी तो उसके अंदर होते हैं। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो उसके अंदर तो sd2 sp3 है ना, या फिर sp3d2 इस तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है। लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है वो कर रहा है केवल डी ऑर्बिटल्स के बारे में, कभी भी उसने s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल के बारे में कोई बात ही नहीं करी। तो इसी के बेस पे आप कह सकते हो लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी के बारे में, दिस थ्योरी ओनली टेल्स अबाउट, दिस थ्योरी ओनली tells about the d orbitals इसके और द मेटल है ना, s and p orbitals, s and p orbitals of the complexes are ignored, of the complexes are ignored, इसको जो है बिल्कुल इग्नोर करा, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहां पर भी आपने देखा था क्यों, और आपने इसके ये किसके बारे में बताते, देखो अगर जब स्प्लिटिंग के बारे में बताती है तो स्प्लिटिंग में तो इसने ये बताया कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बस ये ही स्प्लिट होते हैं। अगर ये आप किसका केस मानो, ऑक्टाहेड्रल का केस मानो, और अगर आप टेट्राहेड्रल का केस मानते हो तो वहां पर ये ऊपर चले जाते हैं T2G वाले, और EG वाले नीचे आते हैं, E वाले नीचे आते हैं, T2 वाले ऊपर चले जाते हैं, ऐसा होता है। ये कब बताया इसने, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसने कभी भी कोई कमेंट ही नहीं करा S and P ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके बारे में तो इसने कोई बात ही नहीं करी। अगर इसके बारे में कोई बात नहीं करी है तो केवल डी ऑर्बिटल के बारे में बात करती है।
तो क्या एसओपी का कोई रोल ही नहीं होता? लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और एडवांस थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इनका भी कुछ रोल होता है। तो इसके बेस पे थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि ये केवल डी ऑर्बिटल्स के बारे में ही बात करती थी और कुछ भी नहीं। ये कहता था कि डी ऑर्बिटल्स ही कंबाइन होते हैं, उसी को इसने कंसीडर किया, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, ओके, नोट करो। अच्छा, इस थ्योरी की मेन जो पोस्टुलेट थी वो किस बेस पे थी? जब आपने इस थ्योरी की मेन पोस्टुलेट पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था इसका नाम क्रिस्टल फील्ड है, और क्रिस्टल पढ़ते हैं सॉलिड के अंदर, और सॉलिड पार्ट है, सॉलिड स्टेट, वो जनरली फिजिक्स का पार्ट है और वहां से लेते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट की थ्योरी है एक्चुअली, ठीक है। और उसने क्या बोल दिया था? उसने बोला था कि देखो, इसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड होते ही नहीं है, इसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं होते, इसके अंदर तो बस देखिए अभी बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मतलब वहां पर आपको चाहे मेटल हो या फिर लिगेंड हो, उसको आपको पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और उसी के बेस पे ये थ्योरी चल रही थी। समझ आया आपने? ओके, देखो इधर देखिए, जब आपने इसके बारे में पढ़ा था, सीएफटी के बारे में पढ़ा था, जब वीबीटी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने समझी थी कि मेटल होता है और लिगेंड होता है। ऐसे मेटल और लिगेंड में, लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट करता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसी चीजें पढ़ी थी आपने, ओके। लेकिन ये तो था इसके केस में। अगर आप किसके बारे में बात करो, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेटल लिगेंड, अरे मेटल तो लिगेंड डोनेट करता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लगा है, यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगा है। जनरली हम कहते क्या है कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन बांटता फिरता है, देता फिरता है, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। लेकिन यहां पर अलग हो गया, इसकी वजह से जो है वीबीटी फेल हो गई, ये पता है आपको, ठीक है। ये वाली वीबीटी फेल हो गई। आईडी कौन सी? सीएफटी। सीएफटी ने बोला अरे हमेशा इसको ऐसे मान के चलना है, इसको हमेशा इसको ऐसे मान के चलना है, ये वाले को आप और इसको, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेंगे, इनको आपको मानना है पॉइंट चार्जेस। क्या मानना है? पॉइंट चार्जेस। और ये पॉइंट चार्जेस कैसे हो सकते हैं? ये तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में क्या होता है? होता कहां से आता है? फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की ही थ्योरी है, ओके। और अगर आपको ये पता है कि ये पॉइंट चार्जेस है, सॉलिड स्टेट की थ्योरी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और इनको बिल्कुल एक पॉइंट मानना है, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, है ना, और आपने रिपल्शन भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो भी चीज चलती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के बेस पे था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के बारे में थ्योरी डील करती है। ये कभी भी कोवेलेंट नेचर के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन जब एडवांस थ्योरीज के अंदर देखते हैं, ये केवल ये नहीं कि सीएफटी तक ही है, और भी थ्योरीज होती हैं। आपके सिलेबस में इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एलएफटी वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा, लेकिन वो आपके इतना डिटेल में कोई कोर्स में नहीं है, जितना मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था बस उतना ही समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो सीएफटी है वो कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होते हैं और आपको पॉइंट चार्जेस मानना है। और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो फेल ही होगी थी। अब पता चला जब एडवांस रिसर्च हुई और एडवांस थ्योरीज आई कि जो ये बन के आ रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से, ये केवल और केवल इंटरैक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होते, कुछ और भी बॉन्डिंग होती है। तो इसी के बेस पे इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। दिस थ्योरी only explains about किसके बारे में? इधर देखो, the metal and ligands as point charge and these have electrostatic interactions
बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस में किसको लिया है इसने? मेटल एंड लिगेंड, ठीक है, मेटल एंड लिगेंड। क्लियर? इस चीज के इसके बारे में इसने बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के बारे में इसने डील किया है। क्लियर है क्या? ओके। इसने क्या नहीं बताया? दिस थ्योरी कंप्लीटली इग्नोर्ड। ये तो चलो उसकी अच्छी बात थी, बट दिस थ्योरी कंप्लीटली, ये तो कहती ही नहीं, ये तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, बकवास है। कोवेलेंट नेचर का नाम पर कोई चीज ही नहीं है, वो सब बकवास है। अगर आप इसको देखो, बट दिस थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट द कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, द कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। और आगे जाके पता चला कि नहीं, इसमें अप्रोक्सीमेटली दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं और कोवेलेंट नेचर के कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इस वजह से थ्योरी फेल हो गई, खत्म हो गई, कोई मतलब तो नहीं, यहाँ अस्तित्व ही खत्म हो गया इसका। नोट करो। नोट कीजिए। हो गया? ओके। देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि देखो जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के डेटा के बेस पे, लेटिस एनर्जी के डेटा के बेस पे, हाइड्रेशन एनर्जी के डेटा के बेस पे आप ये बता सकते हो कि जो लिगेंड्स हैं उनका एक डेटा मिलता है और उन डेटा को आप लगाओगे तो लिगेंड्स को मिलेंगे। आप वहां से बता सकते हो कि कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और कौन लिगेंड वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपने जो अब तक पढ़ा था वो क्या था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं है क्या एक्चुअली, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरह से आपने देखा था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उसके अंदर आपने बताया, मैंने आपको बताया था, यहां से हम लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया दे सकते हैं, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। और मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप हैलोजन से डोनर कोई एटम है, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी नहीं देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन डोनर के बारे में बात करोगे, नाइट्रोजन डोनर्स के बारे में बात करोगे, ऐसे ही कार्बन डोनर्स के बारे में बात करोगे, और अगर आप ऐसे देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने लूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डोनर होंगे वो ज्यादा अच्छे या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको सब समझा दिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और ये वाला जो एंड है, ये वाला वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। और वहां से मैंने आपको बताया ना कि देखो एक काम करो, अब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ, है ना, एक बार आप लिख के देखो, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिख के देखो, आपको पहले से आता है, मैंने ट्रिक भी बताया था, ठीक है, ट्रिक भी बताया था, उससे याद कर सकते हो आप उसको, अपना कोई भी, देखो जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको निमोनिक बताया है उसी के थ्रू आपको याद रखना है, लेकिन आपको उसका सीक्वेंस याद रखना है। निमोनिक आप चाहे कुछ ही बनाओ, चाहे अपना बना लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। चलो एक बार लिखो, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखो, लिगेंड की स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग लिखिए जल्दी। कैसे बताती है वो देखो, और देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, इससे आप जो है स्प्लिटिंग के बारे में बोलने लगते हो, सीएफएससी के बारे में बात करने लगोगे आगे, ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन, ये सब चीजें बहुत हद तक जो लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। देखो आप पहले लिखो, अपने आप लिखो, 2 मिनट में आपको देता हूं, चाहे आपको पेज पलट के लिखने पड़े, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड की थी वो, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, ठीक है। किसके बारे में बताती है ये? एक्चुअली ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बात करती है सर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करती है। कैसे आया ये? एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या कहती है? सीएफटी क्या कहती है कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। पहले लिखो आप इसको, फिर बताता हूं। बताइए किसके बारे में कह रही है, क्या कहना चाहिए? कर दिया। सबसे पहले आपको आएगा आईसी, इंडिया, ब्राजील से सचिन, कल फेंकेंगे यूरिया, ओ ऑक्सिलेट, पानी पी रहा है, अमोनिया इन्हें पप्पी का नंबर 2, ठीक है। ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ, किसका? डेल ओ, इसका डेल ओ का डेटा, इसके बेस पे जो स्ट्रेंथ बन के आई है, ठीक है, जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ आई थी वो कैसी थी? इंडिया, इसमें लेना है आयोडाइन, इंडिया, ब्राजील, ब्राजील मतलब बिया, ठीक है, से ये वाला सल्फाइड, ठीक है। इधर को स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जो हेलोजन वाले हैं ये वीक लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड, देखो इसको एसएफएल या डब्ल्यूएफएल के नाम से भी जाना जाता है, डब्ल्यूएफएल इसको, और इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या एसएफएल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। इंडिया ब्राजील से सचिन, एससीएन सचिन, कल, ठीक है, फेंकेंगे यूरिया। ऐसे आपको पहला एक लाइन याद कराई थी मैंने, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यहां से आप बता सकते हो कि लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, कौन ज्यादा कम, सब चीजें बता सकते हो, ठीक है। इंडिया ब्राजील से सचिन, कल फेंकेंगे यूरिया, ओ OH, ठीक है, ऑक्सिलेट, OX डाई नेगेटिव जो होता है, ठीक है, और OX को ऐसे भी लिख सकते हो तो वही समझ लेना, C2O4 डाई नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सिलेट पानी पी रहा है, पानी पी रहा तो आप बोलोगे PY, पी रहा है, ठीक है। ओ एक्सिलेट पानी पी रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखिए आप अमोनिया वाले, देखो यहां तक आपको आ गए। ये जो है हेलोजन वाले थे, ये हेलोजन वाले थे, आगे पीछे तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। उसके बाद में है ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर ही है ये, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे नाइट्रोजन डोनर। अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, इन्हें ये आ गया पप्पी, BPY पप्पी, ठीक है। का नंबर 2, नंबर मतलब NO2 नेगेटिव, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ये लेना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि साइनाइड वाला इधर आता है और उसके बाद में सबसे ज्यादा होता है इधर इस केमिकल सीरीज के अंदर कौन सा? कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। नोट करो, पहले आप इसको लिखो। इसका मतलब अगर आप इधर को जाओगे, इधर को आप आ रहे हो, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो उसको बोलेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। इसको आप पहले नोट करो। मैच करो, आपने ये लिखा है बिल्कुल सही सही। ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, इसको वीक लिगेंड्स का पार्ट बोलते हैं। जो इधर को आप जाते रहोगे तो वीक लिगेंड आएंगे, इधर को जाते रहोगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे, ठीक है। और मैंने वीबीटी में आपको जो चीजें बताई थी वो किस बेस पे थी कि +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +4 हो जाए, +4 और 5 आ जाए, या फिर डी ब्लॉक के कोई एलिमेंट 4D सीरीज या 5D सीरीज के आएंगे, तो वहां पर उनका अगर आप उनका हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो वो क्या कराएंगे? पेयरिंग कराएंगे। वो इसी के बेस पे तो थी, CFT तो बोलते थे उसके बारे में, ठीक है।
CFT उसी के बारे में बात करती थी, लेकिन हमने इसको तुरंत यूज करा वहां पर हमें क्वेश्चंस करने थे, उसको और कोई डेटा ही नहीं होता उसके पास में। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मिस ही कर दोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन CFT से करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको समझना होता है, इतनी बड़ी खतरनाक कोई थ्योरी नहीं है, उसको तो मैग्नेटिक मोमेंट दोगे तभी वो कुछ करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करता वो, ठीक है। यहां पर देखो ये वीक फील्ड लिगेंड का पार्ट है, इधर को बढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पढ़ते जाएंगे। क्लियर? यहां तक आपने चीज समझ ली। इसने ये चीज अरेंज तो करी थी, लेकिन ये केवल बच कर थी डेटा के बेस पे। लेकिन इस थ्योरी को जो सीरीज थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये यहां पर क्यों आएगा, ये यहां पर क्यों आएगा। जब एडवांस थ्योरी आई तो उस एडवांस थ्योरी ने इन सब चीजों को, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और उसी के बेस पे जो ये थ्योरी थी, ये क्रिस्टल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बेस पे उनको कैसे रखा गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और यही इसकी ड्रॉबैक थी, यही इसकी ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो आप इसी पॉइंट को नोट करो, इसी पॉइंट को आप नोट कीजिए। देखिए, दिस थ्योरी CFT could not explain the arrangement of ligands in स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये कैसे क्यों लगे, ऐसे ही क्यों लगे, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। लेकिन बस ये बताया कि लिगेंड की स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ती है, इस तरह से कम होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। और आगे वाली थ्योरीज ने इसके बारे में, जो एडवांस थ्योरी आती रही, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। इसको नोट करो आप। क्लियर? ओके। लिख लिया? लिख लिया? ओके, वेरी गुड। चलिए, आपने कर लिया होगा ये तो। देखो, जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनके कुछ स्पेक्ट्रास भी ले जाते हैं। स्पेक्ट्रा से उसके बारे में हम फिनोमेना के बारे में बात करते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है, ऐसे क्यों चल रहा है, कैसा दिखता है, ठीक है। अगर जैसे आप जैसे कोई भी एक्सरे कराते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का भी एक्सरे होता है ना। और मॉलिक्यूल का एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे के अकॉर्डिंग हम देख के बता देता है, अच्छा इसके अंदर ये कंपाउंड्स पैदा होते हैं, ये कंपाउंड्स के अंदर नहीं। कुछ इसी तरह से कुछ और स्पेक्ट्रास, कोई और तरह के स्पेक्ट्रा इधर कंपाउंड्स के भी होते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, इनका भी कुछ स्पेक्ट्रा होते हैं इनके भी, ठीक है। तो उनकी कुछ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती होंगी। देखो, आपको उसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करना, आपके कोर्स में है ही नहीं स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल उनकी प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, ठीक है। तो जो वो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में भी, क्योंकि ये तो उसके ऊपर की बात चली गई थी, उनके बारे में भी CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखो, हम जो थ्योरी बनाते हैं हमें ऐसा चाहिए कि वो थ्योरी हर चीज को ही एक्सप्लेन करे, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो उसी की वजह से ये जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज थी उनको भी ये नहीं बता पाई। तो आप लिखिए, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन the spectral properties of the क्या complex compound, ठीक है। यहां तक आप नोट करो। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है।
और यही इसकी खतरनाक लिमिटेशंस थी। जो 4 लिमिटेशंस मैंने आपको बताया, जनरली इसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट लिमिटेशन थी। तो यहां तक आपने देखा आज के लेक्चर में कि एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी क्या है एंड लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर, आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। देखो, आप चीजों को एक बार रिलेट करके आना, सबको समझना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।